हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्षा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। वर्षा के प्रकार, रेनफॉल टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। इसके अंतर्गत हम लोग तीन तीन प्रकार के जो है वर्षा के प्रकार के बारे में देखेंगे। तीन प्रकार की वर्षाओं के बारे में देखेंगे। उसमें पहला है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। सेकेंड नंबर पे हम लोग देखेंगे संवहनिक वर्षा। संवहनिक वर्षा। और थर्ड में हम लोग देखेंगे चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग सबसे पहले पहले टाइप की वर्षा देखेंगे। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, तो पहले नंबर पे पर्वतीय वर्षा, माउंटेन रेनफॉल। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पर्वतीय वर्षा है तो मतलब पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा होगी। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। कोई पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अब क्या होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हवाएं जो है, हवाएं चलेंगी तो पर्वतों से टकराएंगी। जब ये पर्वतों से टकराती हैं तो इसके ढाल के सहारे क्या होती हैं, ऊपर की ओर इन हवाओं में क्या होती है, गति होती है। ठीक है, जब इन हवाओं में ऊपर की ओर गति होती है तो कल हमने बताया था आपको कि जब हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं, जब हवाएं सतह से ऊपर की ओर जाती हैं तो उनमें क्या होती है, नमी होती है। इनमें क्या होती है, आर्द्रता होती है। हवाएं अपने साथ आर्द्रता को लिए होती हैं। साथ ही में जब ये ऊपर की ओर जाती हैं तो इनका जो तापमान है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है ना, जिसको कहते हैं सामान्य पतन दर। क्या कहते हैं, सामान्य पतन दर। सामान्य पतन दर से जो है हवाएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है अगर 1 किलोमीटर क्या हो ऊपर आप जाएं सतह से। ठीक है, तो जब ये हमारे ऊपर की ओर जाती हैं तो ठंडी होती जाती हैं, और ठंडी होते होते एक ऐसे टेम्परेचर पर, जिसको ओसांक बिंदु कहते हैं, ओसांक बिंदु पर क्या होता है कि इन हवाओं में क्या जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, और जो इनका आर्द्रता सामर्थ्य है, कल की क्लास में डिटेल में बात किए थे, यह बराबर हो जाता है। अर्थात इनकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वह क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो गई मतलब वायु जो है वो क्या हो चुकी है, संतृप्त हो गई है। और जब वायु संतृप्त हो जाती है तो इनमें क्या होता है, संघनन होने लगता है ना, तो संघनन शुरू हो जाएगा। जब संघनन होने लगता है तो ये क्या होती है, बादल का निर्माण होता है संघनन होने पे। कल की क्लास में डिटेल में बात कर चुके हैं कि बादल कैसे बनता है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, और आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, संतृप्त क्या होता है। तो ये सब पुरानी वीडियो जाके अच्छे से देख लीजिए, तभी आगे जो है कंटिन्यू समझ में आएगा। तो जब हवाओं में संघनन होने लगता है तो बादल का निर्माण होता है। ठीक है, और बादल का निर्माण होने पे क्या होता है कि जब बादल का निर्माण होता है तो हवा में उपस्थित जो आर्द्रता है वह जल के रूप में या हिम के रूप में परिवर्तित होती है, और उन्हीं का जो समूह है बादल कहलाता है। ऐसे में इससे क्या होता है, कुछ जो ऊर्जा है या ऊष्मा है वो उत्सर्जित होती है, जिसको संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कल हमने इस पे बात किया था, संघनन की गुप्त ऊष्मा। इसके कारण क्या होता है कि जो और हवा है वह गर्म होती है और ऊपर की ओर फिर उठती है, और फिर क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बादल का निर्माण होगा, और इन्हीं बादलों से जब वर्षा होगी, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा था, हवाएं पर्वत से टकरा करके ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठने के दौरान उनका तापमान कम होता जाएगा सामान्य पतन दर से, और तापमान कम होते होते एक ऐसे टेम्परेचर पे उनका जो है निरपेक्ष आर्द्रता उन हवाओं में उपस्थित और आर्द्रता सामर्थ्य बराबर हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी, हवा संतृप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हवा में नमी है, आर्द्रता है, वह संघनित होने लगेंगी, और संघनित होकर के बादल का निर्माण होगा, और उन्हीं बादल से जो वर्षा होगी उसको क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पर्वतीय वर्षा है
यह वर्षा कपासी बादल और वर्षा स्तरीय बादल दोनों से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्वत बनाए थे। तो वर्षा जैसे यहाँ पे जो हम बनाए हैं ये कैसा है, वर्षा स्तरीय बादल। अगर पर्वतीय ढाल खड़ा है ना, पर्वत एकदम सीधा ऐसे है, ठीक है ना, पर्वतीय ढाल अगर खड़ा है सीधा, तो उसमें कैसे, जैसे मान लीजिए यहीं पे एक पर्वत ऐसे बना दे। अब यहाँ पे ये ढाल देख रहे हैं आप, एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ पे जो हवाएं आएंगी, जो भी हवाएं आएंगी एकदम सीधे ऊपर की ओर जाएंगी। ऐसे में जो बादल का निर्माण होगा वो एक के ऊपर एक होगा। तो इस ऐसे बादलों को क्या कहते हैं, वर्षा कपासी बादल। कल इस पे बात कर चुके हैं। और अगर इस तरीके के स्लोप में अगर बादल का निर्माण होता है सीढ़ियों की तरह, तो उसको क्या कहते हैं, वर्षा स्तरीय बादल कहते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा द्वारा जो वर्षा होती है वो वर्षा कपासी और वर्षा स्तरीय दोनों तरह के बादलों से होती है। और इस जो जिधर पर्वतीय क्षेत्र के जिधर हवाएं टकराती हैं, है ना, और वहां से ऊपर उठती हैं, तो इधर वाले क्षेत्र में बारिश होती है। इसको कहते हैं पवन पवन सम्मुख ढाल। ठीक है, पवन सम्मुख ढाल की ओर हवाएं टकराती हैं और पर्वतीय क्षेत्र में और ऊपर की ओर उठती हैं और बादल आदि का निर्माण होता है। लेकिन इसका जो पर्वतीय क्षेत्र का जो दूसरा भाग है अपोजिट वाला, जिसको कहते हैं पवन विमुख विमुख ढाल, पवन विमुख ढाल, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो हवाएं यहाँ से ऊपर उठ रही थी पवन सम्मुख ढाल से टकराई और यहाँ पे बादल का निर्माण हुआ और बारिश हो गई। फिर ये हवाएं जब इधर की ओर क्रॉस करती हैं तो इनमें जो आर्द्रता है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। सारी आर्द्रता इधर बादल बन के इधर बारिश हो जाती है और इधर जो है हवाएं जो बाहर निकलती हैं पवन विमुख ढाल की ओर पर्वत के, उधर हवाएं में आर्द्रता नहीं बचती, जिसके कारण इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, इसी क्षेत्र में बारिश होती है। ठीक है, तो ये हमने पर्वतीय वर्षा के बारे में देखा, पर्वतीय वर्षा कैसे होती है। नेक्स्ट जो हमको दूसरा देखना है, तो जितनी भी हवाएं हैं विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कैसे होती है, पर्वतीय वर्षा टाइप की होती है। ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्रों से हवाएं टकराती हैं और बारिश होती है। जैसे व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं, ध्रुवीय पवने हैं। भारत में जो मानसूनी पवने हैं वह भारत में पर्वतीय वर्षा कराती है। ठीक है, भारत का मैप आप लोग देखे ही होंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हिमालय पर्वत है, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत है, बीच में विंध्याचल बीच में सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली है। तो हवाएं जो मानसूनी आती हैं इन्हीं पर्वतों से टकरा टकरा के बारिश कराती है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो दूसरे टाइप की वर्षा हमको देखनी है वह है संवहनिक वर्षा। ठीक है? दूसरी है संवहनिक वर्षा। संवहनिक वर्षा के बारे में देखते हैं। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो विषुवतीय क्षेत्र है, जो विषुवतीय क्षेत्र है, अगर ये पृथ्वी है, sorry, है, समझ लीजिए पृथ्वी, तो इसके बीचों बीच जो एक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, इसी को विषुवतीय रेखा कहते हैं। और हम आपको कई बार बता चुके हैं कि विषुवतीय रेखा पर जो टेम्परेचर है वो वहां पे सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत होती है। तो जो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र होता है, ठीक है, वहां पे सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत होने के कारण वहां पर तापमान क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पे जो हवाएं हैं वो गर्म हो करके क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। हवाएं गर्म होंगी तापमान ज्यादा होने के कारण, और हवाएं गर्म होंगी और ऊपर की ओर उठेंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो उनमें से कुछ हवाएं जो है, जो हवाएं ऊपर गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं, और वो हवाएं क्या है, संघनन संघनन तल को प्राप्त करती हैं। संघनन तल को प्राप्त करना मतलब उन हवाओं जब ऊपर उठती हैं तो हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो उनका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे में एक ऐसा बिंदु आएगा तापमान का जहाँ पे हवाएं क्या होंगी, संतृप्त हो जाएंगी, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी
और हवाओं का संघनन होने लगेगा और बादल का क्या होगा, निर्माण होने लगा। है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे केवल वर्षा कपासी बादल बनते हैं, वर्षा स्तरीय बादल का निर्माण नहीं होता। इसके बाद हवाएं ठंडी होंगी, है ना, और जो ठंडी हवाएं हैं वो फिर से क्या होंगी, यहाँ पे कुछ हवाएं ठंडी होकर के नीचे की ओर बैठने लगेंगी। ठीक है, और फिर ये नीचे की ओर जब बैठेंगी तो सतह का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण फिर गर्म हो जाएंगी और फिर ऊपर उठेंगी। फिर ऊपर जाएंगी तो फिर संघनन होगा, फिर बादल निर्माण होगा, फिर कुछ हवाएं ठंडी होकर के नीचे बैठेंगी। यह प्रक्रिया चलती रहती है वहाँ। ठीक है, तो यह एक चक्र की तरह बन जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही हैं और नीचे की ओर आ रही हैं। तो ये चक्र है जो चलता रहता है। ठीक है ना, और इसके कारण वर्षा जो कपासी बादल हैं वो बनते हैं, और वर्षा कपासी बादल के द्वारा जो बारिश होती है वह तीव्र बारिश होती है ना, मूसलाधार बारिश होती है। तो बहुत सारा तूफान के साथ बारिश होती है। ठीक है ना, इसको, तो यहाँ पे जो बादल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वर्षा कपासी बादल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो विषुवतीय क्षेत्र है यहाँ पे रोज प्रतिदिन लगभग 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में क्या होती है, खूब तेज बारिश होती है तूफान के साथ। ठीक है, और ऐसा रोज होता है। ठीक है, यहाँ पे विषुवतीय क्षेत्र तो इसको संवहनिक वर्षा कहते हैं। संवहनिक वर्षा सिंपल सा है, हवाएं गर्म होती हैं, ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर उठने के क्रम में संघनन तल या उषांक बिंदु पर जहाँ पे वायु संतृप्त होती है उनमें संघनन होता है। संघनन होकर के वर्षा कपासी बादल बनते हैं और उनसे बारिश होती है तीव्र मूसलाधार 12 बजे से 4 बजे के बीच में, और इन्हीं क्रम में ठंडी हवाएं भी नीचे बैठती हैं, फिर वो गर्म होकर के चक्रीय स्थिति बनती है, जो कि बार बार क्या होता है, यह चक्र घूमता रहता है। इसी को संवहनिक धारा भी कहते हैं, और इसके कारण बारिश होती है। ठीक है, तो संवहनिक वर्षा हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो है हमको देखना है वह है चक्रवाती वर्षा। ठीक है, 3rd नंबर है चक्रवाती वर्षा। अब चक्रवाती वर्षा जो है तो इसमें तो सबसे पहले चक्रवात समझना चाहिए, तो हम चक्रवाती वर्षा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चक्रवात क्या होते हैं। तो चक्रवाती वर्षा में क्या, चक्रवात में क्या होता है, सिंपल सा कि एक क्षेत्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर। निम्न वायुदाब का क्या मतलब होता है, जहाँ पे निम्न वायुदाब होता है, हम आपको कई बार बताए हैं कि निम्न वायुदाब के क्षेत्र से हवाएं गर्म होकर के क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ गई हैं। तो जब यहाँ पे निम्न वायुदाब है तो आसपास का जो क्षेत्र होगा, इसके दाब हम आपको बताए थे, दाब और तापमान क्या होता है, तुलनात्मक होता है। तो जब केंद्र में निम्न वायुदाब है तो इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, उच्च वायुदाब का होगा, हाई प्रेशर का होगा। तो इस उच्च वायुदाब, और उच्च वायुदाब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हवाएं क्या है, ठंडी होकर के नीचे की ओर बैठ रही है। ठीक है, उच्च वायुदाब का मतलब यही। और यहाँ पे हवाएं क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है लो प्रेशर के पास, और हाई प्रेशर के पास क्या है, हाई प्रेशर के पास टेम्परेचर कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होगी, हवाएं चलेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी, और जब वो लो प्रेशर के पास आएंगी तो लो प्रेशर के पास जब आएंगी तो वो ऊपर की ओर उठेंगी, और ऊपर की ओर जब उठेंगी तो ऊपर की ओर उठने के क्रम में बादलों का निर्माण। तो यहाँ पे वर्षा कपासी और वर्षा स्तरीय दोनों तरीके के बादल बनेंगे। ठीक है, और जब इन्हीं बादलों से वर्षा होगी उसी को क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है चक्रवात। अभी हम लोग चक्रवात डिटेल में देखेंगे क्या होता है। तो चक्रवात का जो केंद्र होता है वो लो प्रेशर होता है, निम्न वायुदाब, और निम्न वायुदाब में तापमान ज्यादा होगा तो हमारे ऊपर की ओर उठेंगी गर्म होकर के। जब केंद्र निम्न वायुदाब है तो उसके आसपास का क्षेत्र ऑब्वियस सी बात है हाई प्रेशर पे हो, हाई प्रेशर पे तापमान कम होता है, हवाएं बैठती हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी तो लो प्रेशर वाले क्षेत्र पहुंचेंगी तो यहाँ का तापमान ज्यादा है, ये जो ठंडी हवाएं आ भी रही हैं ये भी गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। इन हवाओं में आर्द्रता होती है, ठंडी हवाओं में तो ये आर्द्रता के साथ आती हैं, तो ये ऊपर की ओर उठती हैं, इनमें संघनन होता है। तो वर्षा कपासी और वर्षा स्तरीय दोनों तरीके के बादल बनते हैं, और उनसे क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो ये हो गया चक्रवाती वर्षा के बारे में। अब अगला हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे चक्रवात क्या होता है। ठीक है,
चक्रवात बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन रहता है। तो चक्रवात देखेंगे, साइक्लोन क्या होता है। ठीक है? तो चक्रवात दो तरीके के हमको देखना है। पहला चक्रवात जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे उष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात, और दूसरा देखेंगे शीतोष्ण चक्रवात। दूसरा शीतोष्ण चक्रवात। उष्ण चक्रवात को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसको क्या कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है ना, उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चक्रवात देखेंगे वो देखेंगे उष्ण चक्रवात देखेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ इसमें। हम लोग उष्ण चक्रवात पे बात करें उसके पहले हम लोग पिछली क्लास में वायुदाब पेटियों के बारे में बात कर चुके हैं। वायुदाब पेटी, क्योंकि इस जब हम पढ़ा रहे थे वायुदाब पेटी तो आपको बोले थे कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आगे भी क्या होगा, यूज होगा। तो वायुदाब पेटियां हम अब बात कर चुके हैं। वायुदाब पेटियां हम लोग चार वायुदाब पेटियां बात किए थे। सबसे पहले जो बात किए थे वो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो थी वह थी कैसी, विषुवतीय इक्वेटोरियल लो प्रेशर, विषुवतीय निम्न वायुदाब। ठीक है, फिर दूसरी जो पेटी थी वो 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में थी, है ना, जिसको कह रहे थे उपोष्ण उच्च वायुदाब, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उपोष्ण उच्च वायुदाब। ठीक है, फिर 60 से 65 डिग्री के बीच में थी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, सब पोलर लो प्रेशर, और 80 से 90 डिग्री के बीच में थी ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहला चक्रवात देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो निर्माण होता है वह 5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच में उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं यह ITCZ जो बनता है, ITCZ बनता है। कैसे ITCZ बनता है हम पहले बात कर चुके हैं। जो उत्तरी व्यापारिक पवन है ना, ऐसे चलती है उत्तरी व्यापारिक पवन। यहाँ पे जो पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, और यहाँ पे जो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से ध्रुवीय निम्न वायुदाब उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर जो पवनें चलती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। और ये व्यापारिक पवनें जब विषुवतीय क्षेत्र से, व्यापारिक पवनें विषुवतीय क्षेत्र में क्या करती हैं, अभिसरण करती हैं। जब ये विषुवतीय क्षेत्र के अलावा 5 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश से बाहर और 30 डिग्री अक्षांश के बीच में जब ये पवनें क्या होती हैं, अभिसरण करती हैं, तो ITCZ बनता है। ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बन रहा है। 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरियालिस फोर्स क्या है, 0 होता है ना। कोरियालिस फोर्स के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, का सूत्र भी हम लोग लिखे थे, भी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा है अक्षांश, तो जब थीटा 0 हो जाता है तो साइन थीटा मतलब साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, कोरियालिस फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोरियालिस फोर्स विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाते क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो विषुवत रेखा पर कोरियालिस फोर्स 0 होता है, जिसके कारण विषुवत रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं। लेकिन विषुवत रेखा से बाहर का जो क्षेत्र है 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश का, वहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, आते हैं। इसीलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। व्यापारिक पवनों के अभिसरण पे जो ITCZ बनता है वहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे बताने का मतलब था कि आपको जो वायुदाब की पेटियां हैं वो पता हो, जो पवनें चलती हैं, है ना,
कौन कौन सी पवनें, व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं, पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं, ध्रुवीय पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं, अक्षांश सहित याद होना चाहिए, तभी आपको चक्रवात समझ में आएगा। अगर नहीं वीडियो देखें तो पुराने वीडियो जो है वायदा पेटी से संबंधित, जिसमें हम वायदा पेटियों के बारे में और व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन बताएं, उनको देखिए तभी ये समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग चक्रवात पे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला जो चक्रवात हम लोग बात करने जा रहे हैं वह है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में भी उत्पन्न होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी उत्पन्न होते हैं। अक्षांश क्या है, 5 डिग्री से 30 डिग्री। तो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भी और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भी। यहाँ एक इमेज बना के मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवतीय क्षेत्र है 0 डिग्री। ठीक है, हमने जो विषुवतीय निम्न वायदा पेटी बनाई थी, वह विषुवतीय निम्न वायदा पेटी जो थी इक्वेटोरियल लो प्रेशर, वो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में थी। तो यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं उत्पन्न होगा। क्यों, अभी बताएं, क्योंकि यहाँ पे जो कोरियालिस फोर्स है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, 30 डिग्री उत्तर और ऐसे ही 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण के बीच में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 डिग्री यहाँ इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि यहाँ पे एक पेटी पाई जाती है लगभग 25 से 35 डिग्री, है ना, 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में यहाँ कौन सी पेटी पाई जाती है, जिसको हम अभी कह रहे थे उपोष्ण सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। वैसे ही यहाँ पे भी पाई जाती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, व्यापारिक पवनें चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर। ऐसे व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलती हैं। इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन ये एक दूसरे से अभिसरण करती हैं, और यही मेन कारण है व्यापारिक पवनों के अभिसरण का ही, जिससे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और यहाँ जहाँ पे ये दोनों इस 5 डिग्री के उत्तर में और 5 डिग्री के दक्षिण में अभिसरण करते हैं, वहां जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो व्यापारिक पवन चल रही हैं वो यहाँ पे अभिसरण कर रही हैं, ऐसे विषुवत रेखा पे अभिसरण न करके के दक्षिण में विषुवत रेखा कर रही है, तो ITCZ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर विषुवत रेखा के उत्तर में अभिसरण कर रही हैं तो वहां पे बनेगा। तो ITCZ मतलब है कि जब विषुवत रेखा से बाहर जो है व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं, तो ITCZ बनता है। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो वो हम लोगों ने समझ लिया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनेगा, ITCZ का जो क्षेत्र है ITCZ, जो कि 5 डिग्री मान लेते हैं, 5 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या होगी, दोनों क्या होंगी, अभिसरित होंगी इस क्षेत्र में। और क्या होगा, यहाँ पे उच्च वायुदाब हो, मतलब निम्न वायुदाब होगा केंद्र में, और हवाएं क्या होंगी, चारों ओर से उच्च वायुदाब से यहाँ पे आएंगी। अभी हम डिटेल में इसमें देखते हैं कैसे क्या होता है।
तो यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनकी जो दिशा होती है वो होती है पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट की ओर, ईस्ट टू वेस्ट की ओर। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ये इमेज बनाया गया है, इसमें जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विषुवत रेखा पे नहीं दिख रहा, ये इक्वेटर है, ये जो लाइन है विषुवत रेखा, तो इस पे आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं दिख रहा है, ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है इसके बाहर ही है। तो ये 5 डिग्री है, ये रेंज 5 डिग्री के उत्तर में 30 तक, ठीक है, 5 डिग्री 30 डिग्री, 5 डिग्री 30 डिग्री। तो आप देख रहे हैं 5 से 5 के बीच में नहीं है उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में, 5 डिग्री के उत्तर में है 30 डिग्री तक, और इधर दक्षिण में 30 डिग्री तक। तो ये यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं उनकी जो दिशा है वो कुछ इस तरीके से है ना। ये पूर्वी भाग है और ये कैसा है, पश्चिमी भाग। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, चलते हैं, उनकी दिशा होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो उष्ण तो एक इसमें और बात है कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो भी चक्रवात उत्पन्न होगा उसके केंद्र में कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। और जब केंद्र में लो प्रेशर है तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। जब केंद्र में लो प्रेशर है तो आसपास कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, उच्च वायुदाब होगा। और हाई प्रेशर से जो है हवाएं जो है लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो जब हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं तो इनकी जो दिशा है, मतलब इनके घूमने की जो दिशा है, हवाएं कैसे जाएंगी, वो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी चक्रवात के चारों ओर, वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। घड़ी आप लोग देखे होंगे, घड़ी का जो कांटा है वो ऐसे चलता है। तो जब जब कोई चीज ऐसे हो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, जब इसके विपरीत होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हवाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चारों ओर। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कैसे चल रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चल रही हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसका अपोजिट होता है ना, लो प्रेशर है, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। तो जो हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा, तो हाई प्रेशर से जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं, ऐसे जस्ट अपोजिट। कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बेसिक हो गया कुछ कॉन्सेप्ट। और अब देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो हम आपको बताया 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है ना। तो जो महाद्वीप हैं, जैसे महाद्वीप मान लीजिए अफ्रीका ही बना लेते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इसी में फिर भारत भी है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे क्या है, हिंद हिंद महासागर है, यहाँ पे अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो महाद्वीप है, महाद्वीप का ये पूर्वी भाग है ईस्टर्न, और ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। और ये हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर का ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। हिंद महासागर का ये पश्चिमी भाग है और पूर्वी भाग इधर है, ठीक है। अरब सागर का पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग इधर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो महाद्वीपों का पूर्वी भाग है ये वाला, और महासागरों का पश्चिमी भाग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब व्यापारिक पवनें अभिसरित करती हैं, अभी हम दिखाए थे कैसे व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं। जब महाद्वीप के पूर्वी भाग और महासागर के पश्चिमी भाग में महा व्यापारिक पवनें क्या होंगी, अभिसरित होंगी। तो ऐसे में
इनके अभिसरण से जो है यहाँ का जो तापमान है, सागरीय क्षेत्र का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये कैसा हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर जो है, निम्न वायुदाब क्षेत्र निर्मित होता है। और इस निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में अभी हम आपको बताए हैं कि कैसे हवाएं चलती हैं, क्लॉकवाइज। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आसपास से हवाएं क्या होती हैं, तेजी से जो है, और बहुत ही मतलब लो प्रेशर बहुत ही प्रबल रहता है, तो इसलिए आसपास के क्षेत्र से हवाएं यहाँ पे घूमते घूमते चलती हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, हाई इस लो प्रेशर के चारों ओर हाई प्रेशर से हवाएं बहुत तेजी से जो है चलती हैं, और इसी रूप में जो है चक्रवात उत्पन्न होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है महाद्वीप और जो महासागर है उनका जहाँ पे कह सकते हैं मिलन का क्षेत्र होता है, उन्हीं पे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सागरीय क्षेत्र में ही लो प्रेशर सबसे अच्छा प्रबल बनता है, जहाँ पे व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं, और फिर उसके चारों ओर से हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर के चारों ओर चलती हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और व्यापारिक पवनों की दिशा के कारण इनकी जो दिशा है वो कैसे हो जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। और जैसे जैसे ये महाद्वीपों के अंदर जाते हैं तो इनके कारण जो है बारिश धीरे धीरे कम होती जाती है। तटीय भागों में सबसे ज्यादा बारिश होगी, और जैसे जैसे ये महाद्वीपों के भीतर प्रवेश करता जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो बारिश जो है, वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, चक्रवात क्या होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। ठीक है, तो चक्रवात से बारिश कैसे होती है उसको समझ लेते हैं। तो हमने बताया कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनका जो केंद्र है वो कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर होता है, और चारों ओर से जो है यहाँ पे चारों ओर से जो है हाई प्रेशर से हवाएं क्या है, लो प्रेशर की ओर चलती हैं। जब लो प्रेशर की ओर आती हैं तो ये हवाएं जो चल रही हैं हाई प्रेशर से, इनका टेम्परेचर कम होगा, ठंडी होगी। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हाई प्रेशर के कारण हवाएं ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर के कारण। अब ये जो हाई प्रेशर से हवाएं आ रही हैं ये इस चक्रवात के पास आके गर्म होकर के ऊपर उठती जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती जाती हैं, और फिर जैसे ही ठंडी होती हैं तो नीचे की ओर क्या होती हैं, बैठती रहती। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं चक्रवात की आंख। क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख। और इस चक्रवात की आंख के पास जो है वर्षा नहीं होती है। चक्रवात की आंख के पास मतलब इस क्षेत्र पे बारिश नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बादल का निर्माण नहीं हो पाता है। तो बारिश कहाँ होगी फिर, बारिश होती है इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जो हवाएं ऊपर उठती हैं और धीरे धीरे वो संघनन तल को प्राप्त करती हैं। जब संघनन तल को प्राप्त करती हैं तो बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो बादलों का निर्माण होगा तो इस क्षेत्र में क्या होगी, बारिश आदि होगी। ठीक है ना, लेकिन इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है ना, क्यों, क्योंकि हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही फिर ठंडी होकर के नीचे बैठ जा रही, तो बादल का निर्माण चक्रवात की आंख के पास नहीं होता है। अब जो है यहाँ पे जो बादल बनते हैं वो वर्षा कपासी और वर्षा स्तरीय दोनों तरीके के बादल से बारिश होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उनको विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ ना, विश्व का मैप बना के आप इनको दिखा सकते हैं कि कहाँ किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस चित्र में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर, तो कैरेबियन सागर में इनको किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन्स। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैरेबियन सागर में आते हैं उनको क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। जो जो यहाँ पे है दक्षिण चीन सागर। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण चीन सागर। इस क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनको टाइफून्स कहते हैं। भारत में जो चक्रवात आते हैं यहाँ पे देखते हैं आप, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में उनको तूफान कहते हैं।
यूएसए के मैदानी भागों में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या कहते हैं? टारनेडो कहते हैं। ठीक है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम है जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। ठीक है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हमने देखा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उनकी गति के आधार पर कई भागों में उनको बाँटा भी गया है। तो इसमें 3 तरह के प्रकार में बाँटा गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को प्रमुखतः। वो और वह उनकी गति के आधार पर है, तो उसका नाम देख लेते हैं। जो हम लोग अभी नाम देखे हैं, ये सबसे खतरनाक टाइप के उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, उसमें उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, फिर उष्णकटिबंधीय अवदाब और एक है उष्णकटिबंधीय तूफान। तो जो विक्षोभ है, इनमें जो हवाओं की गति होती है वो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और ये कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनसे नुकसान नहीं होता। अवदाब में जो हवाओं की गति होती है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, यह भी मध्यम होते हैं। और जो तूफ़ान है, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है? इनकी जो गति है, इनकी गति जो है वो बहुत ही ज़्यादा 50 से 60 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के और ज़्यादा कितना भी ये किलोमीटर गति जा सकती है ना? और ये जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस क्षेत्र मतलब तूफ़ान मतलब इसके अंतर्गत हवाएँ चलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसी के अंतर्गत जो है, जो अभी हम आपको दिखाए थे, हरिकेन जो है कैरेबियन सागर के पास आते हैं, टाइफून जो है वो चीन और दक्षिण चीन सागर में आते हैं, टॉर्नेडो जो यूएसए में आता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है? अब आगे हम लोग बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात के बारे में कि शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा जो चक्रवात का प्रकार है वो क्या है? शीतोष्ण चक्रवात। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा था और शीतोष्ण चक्रवात इस क्षेत्र में उत्पन्न होगा। शीतोष्ण कटिबंध में हम आपको अभी दिखाए थे एक चित्र के द्वारा। ठीक है? तो इसमें जो हम वायुदाब पेटी पढ़े थे, जो एक वायुदाब पेटी पढ़े थे, इसमें हम लोग मैं चित्र बना के दिखा। ठीक है? तो इसमें हम लोग ये विषुवतीय क्षेत्र है 0 डिग्री का। यहाँ पे हमने देखा था कि 60 से 65 डिग्री का जो अक्षांश है, 60 से 65 और यहाँ 80 से 90। तो ये जो 80 से 90 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब, पोलर हाई प्रेशर, और यहाँ पे उपध्रुवीय सब पोलर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पे जो हवाएं चल रही थी, तो इस क्षेत्र में इस तरीके से पछुआ पवन चलती हैं और यहाँ पे जो पवनें चलती हैं वो कैसी पवनें चलती हैं? ध्रुवीय पवनें। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर कौन सी पवनें चलती हैं? ध्रुवीय पवनें, जो कि कैसे होती हैं? ठंडी होती हैं। इन पे हम बात कर चुके हैं पहले। और यहाँ पे ये जो पछुआ पवनें हैं, ये कहाँ से कहाँ चलती हैं? अभी हमने जो चित्र बनाया था उसमें जो यहाँ पे 25 से 30 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे कौन सी पेटी पाई जाती है? वहाँ पे पाई जाती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उपोष्ण उच्च वायुदाब। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जो पवनें चलती हैं उनको कहते हैं पछुआ पवनें। पछुआ पवन जो कि क्या होती है? गर्म होती है। तो जब ये पछुआ पवनें और ये ध्रुवीय पवनें जहाँ पे एक दूसरे से अभिसरित करती है, उन्हीं क्षेत्रों में क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पन्न होने का क्षेत्र है वो 30 डिग्री से 65 डिग्री
उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्ध में क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें जहाँ पे अभिसरित होती हैं, वहीं पे ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तीसरी बात, इनकी जो दिशा है, जो इनके मतलब जाने की दिशा है, वो कैसी है, पछुआ पवनों की दिशा में के सहारे ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होते हैं, चलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, चलते हैं। ठीक है। तो कैसे जो है इनकी उत्पत्ति होती है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ध्रुवीय ठंडी पवनें हैं, ध्रुवीय ठंडी पवनें हैं, और एक तरफ से क्या है, पछुआ गर्म पवनें, पछुआ गर्म पवनें। जब ये दोनों क्या होती हैं, अभिसरित करती हैं किसी क्षेत्र में, ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो ठंडी पवनें हैं, ठंडी पवनें दबाव बना करके अपना क्षेत्र जो है बढ़ाती हैं, और ये जो गर्म पवनें हैं, पछुआ गर्म पवनें, इनको एक केंद्र की ओर क्या होती हैं, दबाव बना करके मतलब पछुआ गर्म पवनें जो हैं, इसके कारण केंद्र की ओर ये जो ध्रुवीय ठंडी पवनें हैं, इन पे दबाव बनाती हुई इनको केंद्र में ले जाती हैं, और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बन गया, और जो ध्रुवीय ठंडी पवनें हैं, ये कैसे ठंडी पवनें हैं, है ना, तो ये हाई प्रेशर के रूप में क्या है, जनरेट करती हैं, जिससे कि दिशा जो है इस तरीके से होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये ये चलने लगते हैं, जिसको शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। फिर से इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए ये है, मान लेते हैं ये ध्रुवीय ठंडी पवन है, ये है पछुआ गर्म पवन। तब क्या होता है कि ये पछुआ जो गर्म पवन है, जिन क्षेत्रों में इनका प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पे उष्ण वाताग्र बनता है। उष्ण वाताग्र मतलब गर्म क्षेत्र। और जहाँ पे ये ध्रुवीय ठंडी पवनों का प्रभाव रहता है, वहां पे बनता है शीत वाताग्र। ठीक है ना। अब ये जो उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र है, ठीक है ना, ये क्या होता है, धीरे धीरे जो शीत वाताग्र है, इसका क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता रहता है। उष्ण वाताग्र का क्षेत्र जो है संकुचित होने लगता है, जब ये शीत वाताग्र वाला क्षेत्र क्या होता है, प्रभावी होने लगता है। तो इसी के सहारे जो है पछुआ जो हवाएं हैं, उनकी दिशा में जो है चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिसको शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों वाताग्र के सहारे, शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र के सहारे क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है ना। और ये जो चक्रवात है, ये ज्यादा क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो ज्यादा क्षेत्र पर प्रभाव नहीं डालते हैं। शीतोष्ण चक्रवात जो है ज्यादा क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। तो ये इनकी जो दिशा है वो कैसे है, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर ये क्या होते हैं, गमन करते हैं शीतोष्ण चक्रवात। और ये उष्ण चक्रवातों की तुलना में जो है अधिक क्षेत्र पर वर्षा कराते हैं, और ये अधिक समय तक शीतोष्ण चक्रवात बने भी रहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने जो आज की क्लास में वर्षा क्या है, वर्षा के प्रकार क्या है, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात के प्रकार, जिसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आदि हमने देखा। आगे भी हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक करते रहेंगे। अच्छे से देखिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।